नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जो लाते हैं हम आपके लिए ताकि आपको सिखा सके निवेश के गुर। तो अगर आपके पास भी कोई सवाल है इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ, जानना चाहते हैं कैसे अपने बड़े बड़े सपनों को छोटी छोटी सेविंग्स के जरिए पूरा कर सकते हैं या फिर कैसे बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग करें, तमाम बातों की मदद के लिए तैयार है योर मनी। आपको बस अपने सवाल हमें भेजने हैं। आप वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। व्हाट्सएप नंबर हमारा नोट कर लीजिए 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। yourmoney@nw18.com ये हमारा ईमेल आईडी है। साथ ही फेसबुक, ट्विटर पर ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं। साथ ही अपने क्वेश्चंस भी आप पोस्ट कर सकते हैं #आस्कआवाज योर मनी लिखकर। आज हमारे साथ कंप्लीट सर्कल कैपिटल के पार्टनर और हेड वेस्ट जोन के विकासपुरी मौजूद है। विकास जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेंगे उससे पहले आज हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझने की कोशिश करेंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती क्या है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स पर ये कैसे लागू होती है और कैसे इन्वेस्टर्स इसका फायदा उठा सकते हैं। तो पहले तो बताइए एग्जैक्टली कंपाउंडिंग का फायदा कैसे मिलता है, शॉर्ट टर्म में भी एप्लीकेबल है या सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ही कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, बताइए। धन्यवाद दीपाली जी। सो दीपाली जी, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था कि 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है कंपाउंडिंग। और कंपाउंडिंग क्या है? बेसिकली जब आप इन्वेस्ट करते हैं आपको एक रिटर्न या आपका एक इंटरेस्ट अर्निंग जो होती है, नेक्स्ट ईयर आपकी वो इंटरेस्ट अर्निंग और आपका प्रिंसिपल जुड़ के वापस इन्वेस्ट अगर होता है तो नेक्स्ट ईयर आपको जो रिटर्न आएगी वो कंबाइंड अमाउंट पे आएगी। फिर थर्ड ईयर में उसका जो 2 साल का गेन होगा आपका प्लस आपका प्रिंसिपल जो बढ़ा है उसके ऊपर में आपको रिटर्न आएगा। तो ये एक स्नोबॉल इफेक्ट आता है। सो टिपिकली शॉर्ट टर्म के लिए कंपाउंडिंग समझ में नहीं आएगा। कंपाउंडिंग का रियल मैजिक और कंपाउंडिंग का असली असर तो आपको लॉन्ग टर्म में ही नजर आएगा। और कंपाउंडिंग का असर इतना अच्छा होता है दीपाली जी कि अगर 15 साल लग जाते हैं किसी को 1 करोड़ जमा करने में, तो और अज्यूमिंग कि वो 14% या 15% की रिटर्न से ग्रो हो रहा है फंड, तो जो 15 साल में 1 करोड़ बनता है वो अगला 1 करोड़ अगले 5 साल में बन जाएगा, तो जो कि 2 करोड़ हो जाएगा। और उसके अगले 5 साल में वो 4 करोड़ हो जाएगा। तो सोचिए आप 15 साल में 1 करोड़ जोड़ने में लग गया और अगले केवल 10 साल में आपका पोर्टफोलियो वैल्यू 4 करोड़ हो गया। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एक और छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि यदि कोई आदमी 5000 का एसआईपी करता है और 15 साल के लिए एसआईपी करता है, मान के चलिए कि वो 12% से ग्रो कर रहा है, तो उसका कुछ 25 लाख के आसपास का वैल्यू बनेगा। और आप ये सोचिए यही 5000 का एसआईपी वो केवल 5 साल बढ़ा देता है, तो वही वैल्यू 25 लाख की 50 लाख हो जाएगी। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, दिस इज द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। ओके अच्छा विकास जी, आपने सिंपल शब्दों में तो समझाया कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती क्या है, लेकिन एक चीज़ और बताइए, फंड सिलेक्शन को लेकर इन्वेस्टर्स क्या स्ट्रैटेजी रखें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बेनिफिट अगर उठाना है तो सब बातों का ध्यान में रखना है। कौन से फंड्स आप चुन रहे हैं, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है कि नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट्स को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं या फिर नहीं, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग तो आपने बात की ही है। लेकिन अगर फंड सिलेक्शन की बात करें तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन्वेस्टर्स की? सो टिपिकली फंड स्ट्रैटेजी हमेशा एक व्यक्ति के अपने पर्सनल जो उनका लाइफस्टाइल है या उनकी बैकग्राउंड है और उनके कैश फ्लोज है और उनके गोल्स क्या है उसको देखते हुए करना चाहिए। और ऑब्वियसली जब हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात करते हैं तो यदि कोई व्यक्ति अपने बहुत ही यंग स्टेज पे आके इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देता है, लाइक मान लीजिए कि 20-25 साल की एज में ही वो धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं और बाय द टाइम ही इज 40 और मिड 40s में आते हैं या रिटायरमेंट की एज पे आते हैं तो वो यकीन नहीं कर पाएंगे कि इतना बड़ा कॉर्पस उनका बन गया। सो जो फंड की सिलेक्शन होती है वो एक प्रोफाइल देखना पड़ता है कि रिस्क प्रोफाइल क्या है। अब हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग में ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि अगर किसी का कोई अधेड़ उम्र के हैं या 55 साल के हैं और उनको 60 साल में रिटायर होना है, तो अब वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग उनको समझ में आ जाएगी, नजर में आ जाएगी, बिकॉज उनके लिए भी टाइम होराइजन या तो 10-15 साल होना चाहिए और या फिर उनके इंस्ट्रूमेंट्स हायर रिस्कियर होंगे तो उसका पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट ज्यादा नजर आएगा। बट अगर आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी देखेंगे वहां पे भी उसका असर आता है, बिकॉज यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट 7% पे कर रहे हैं, एफडी या कुछ ऐसा, और यदि आप वो 5 साल के बाद करेंगे तो जैसे 7 into 5 35% रिटर्न नहीं होगा, उनका रिटर्न ज्यादा होगा। इट कुड बी लाइक क्लोज टू 40 और समथिंग बिकॉज ऑफ द कंपाउंडिंग इफेक्ट। सो जो फंड सिलेक्शन है वो कस्टमर को अपने प्रोफाइल, इन्वेस्टर को अपने प्रोफाइल को देखते हुए, उनकी रिस्क एपिटाइट को देखते हुए और उनका टाइम होराइजन कितना है उसको देखते हुए फंड सिलेक्शन करना चाहिए। ओके चलिए, तो लंबी अवधि में कैसे कंपाउंडिंग का बेनिफिट आप उठा सकते हैं वो आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है। अब करते हैं कॉलर से बातचीत। पहले कॉलर रवि हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। रवि नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका?
मैडम थैंक यू। सबसे पहले आपने हमारा क्वेश्चन लिया, तो मेरा क्वेश्चन है कि आई हैव 3 डॉटर्स और मैंने उनके लिए मुझे एजुकेशन और मैरिज के लिए मेरा गोल था अलॉन्ग विद माय रिटायरमेंट। तो आज की डेट में मैं ऑलमोस्ट 2,35,000 मंथली SIP करता हूँ 4-5 अलग अलग फंड में अलॉन्ग विद समृद्धि सुकन्या। तो मेरे दो क्वेश्चन थे कि ये मेरे फंड जो मैं कर रहा हूँ ये बराबर है क्या, और दूसरा मैं एक इंडेक्स फंड में बहुत टाइम से कर रहा था, मतलब ऑलमोस्ट 6-7 साल हो गया है, तो ये इसमें मैं कंटिन्यू करूँ या जो मेरा ये एक्टिव फंड्स है उसमें ही मैं ये कंटिन्यू करूँ, बिकॉज ये जो भी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ ये मैं आपके ऑलमोस्ट 8-9 साल हो गया है आपका शो में देख रहा हूँ, और जितना इन्वेस्टमेंट किया है आपके शो को देख के ही मैं इन्वेस्टमेंट वो कर रहा हूँ, और मेरा ऑलमोस्ट 40 लाख ही अब तक जमा हुआ है। ओके तो सबसे पहले तो रवि शुक्रिया, आप हमारा शो देखते हैं और हमारे शो लाने का पर्पज़ यही है कि आप जैसे इन्वेस्टर्स की हेल्प कर सकें जिन्होंने अब तक इन्वेस्टमेंट की शुरुआत नहीं की है, उनकी मदद कर सकें। रही बात आपके पोर्टफोलियो की, डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे और आपके क्वेश्चन पर इनफैक्ट हमारे जो गेस्ट हैं विकास पुरी, उनसे राय भी ले लेते हैं। विकास जी, डिटेल्स ऑल दो हैं आपके पास रवि के क्वेश्चंस की, लेकिन मैं क्विकली सम अप कर दूं तो 2 लाख रुपए के आसपास ये मंथली SIPs कर रहे हैं। फिलहाल इनके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की वैल्यू 23 लाख है। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू जो है वो लगभग 40 लाख से 3 बच्चे हैं, उनकी हायर एजुकेशन पे रिटायरमेंट के लिए इनको फंड्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। आप इनके इनफैक्ट गोल्स भी देखेंगे तो बच्चों की पढ़ाई के लिए इनको 40 लाख 70 लाख 1 करोड़ के आसपास चाहिए और 6.5 करोड़ के आसपास की अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करके चल रहे हैं। फंड्स में क्विकली मेंशन कर दूं तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप पे 50,000 पर मंथ, क्वांट लार्ज मिड कैप पे 50,000, PGIM इंडिया मिड कैप पे 45,000 पर मंथ, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 20,000, मेरे इमर्जिंग ब्लू चिप में 6,000 और क्वांट स्मॉल कैप में 20,000। इसके अलावा ट्रेडिशनल प्लान्स तो इनके पास हैं ही, उनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। EPF में 22 लाख है, NPS में 3 लाख है, सुकन्या समृद्धि योजना में 35,000 का इन्वेस्टमेंट कर रही है, सोवरन गोल्ड बॉन्ड में 50,000 है, 40 लाख का इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस भी लिया हुआ है। तो प्लानिंग तो ठीक करके चले हैं और अच्छी बात यह है कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी 2 लाख रुपए डाल रहे हैं, फिर भी बहुत क्लटर्ड नहीं किया है। आपके सजेशंस इनके पोर्टफोलियो पर, इनके गोल्स पर? रवि जी, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से अपना जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, और आई थिंक ये शो की वजह से ही आपने एक विजडम के साथ अपने फंड सिलेक्शन किए, तो ब्रॉडली आपके फंड्स अच्छे हैं। बट फिर भी मैं आपको ये चाहूंगा कि आप थोड़ा सा, क्योंकि आपका पहला गोल अभी जो मेरे को जिस हिसाब से क्वेरी है तो 7 साल में आपका पहला गोल आने वाला है, और आप जो इंडेक्स फंड के बदले में थोड़ा सा एक्टिवली मैनेज फंड ले लीजिए। तो आपके जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं वो मैं मेरे एसेट लार्ज कैप या पारंपरिक फंड है आपका PGIM मिड कैप, ये आप कंटिन्यू करिए। 3 फंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ICICI प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, SBI कॉन्ट्रैक्ट, HDFC फोकस 30, ये 3 आप फंड ऐड कर लीजिए। और यही फंड जो 6 फंड हमने आपको बताया, तो आपका SIP इवनली उसको डिस्ट्रीब्यूट करके करिए। सो ये हो गया आपके फंड्स की बात। रही आपके गोल्स की बात, तो आपने जो है जैसे 4 गोल अपने बताए हैं। रवि जी, मैंने आपके ये गोल प्लानिंग को देखते हुए जो कैलकुलेशंस ली हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो 5-5 साल के आपके अवधि है उसमें मैंने 10% के हिसाब से ग्रोथ देखी है। बहुत ही कंजर्वेटिव होकर आपके पोर्टफोलियो को इवेल्युएट किया है। कहीं पे आपका गोल 2 साल में आ रहा है और लास्ट गोल आपका 1 ईयर में आ रहा है, तो मैंने उसको 8% पे कैलकुलेट किया है। एक एस्पेक्ट रवि जी आपका मैंने और कैलकुलेट किया है कि आपको एक टैक्स लायबिलिटी भी आएगी आपके हर एक गोल में जब आप पैसा विड्रॉ करेंगे। सो मैंने अगेन एक एजम्पशन लिया है कि आपका टैक्स लायबिलिटी, आपके कुछ एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस या जो भी आपका है टैक्स प्लानिंग के हिसाब से, फिर भी आप एक 15% का लेके चलिए, 15% टैक्स लायबिलिटी आएगी। सो क्विक में मैं आपको एक चार्ट मैंने बनाया था आपके लिए, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपका जो अभी एग्जिस्टिंग स्टॉक है, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, PPF है और अन्य जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यदि मैं इनकी एक ब्लेंडेड रिटर्न पकड़ूं कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स आपको 7% रिटर्न देंगे, इक्विटीज आपको 12% रिटर्न देंगे, तो 5 साल के बाद आपका पोर्टफोलियो जो है लगभग 4 करोड़ 74 लाख के आसपास होगा। दिस इज द बेसिक एजम्पशन। नाउ आपका पहला गोल आता है जिसमें आपको 40 लाख रुपए की जरूरत है। जब आप वहां से विड्रॉ करेंगे तो रफली 60,000 का आपको टैक्स लायबिलिटी आएगा, और आपका बैलेंस जो आपका बैलेंस बचेगा आफ्टर द विड्रॉल ऑफ 40 लाख, प्लस आपके जो SIPs हैं वो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप कंटिन्यू रखेंगे, और हालांकि आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, बट मान के चलिए कि आप यही अमाउंट अगर कर रहे हैं, तो आपका जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट प्लस आपके रनिंग सिप्स हैं
वो दोनों को मिला के आपका जो नेक्स्ट 5 ईयर में आपका कॉर्पस है वो रफली 9 करोड़ 35 लाख के आसपास हो जाएगा, और वहां आपको जरूरत है 1 करोड़ 10 लाख की। अब आप 1 करोड़ 10 लाख वहां से विड्रॉ करेंगे, और फिर अगेन टैक्स लायबिलिटी मान के चलिए कि 1 करोड़ 60 लाख के आसपास की आप 16 लाख 50 हजार के आसपास की आपकी टैक्स लायबिलिटी आएगी। उसको विड्रॉ करने के बाद आपका जो रिमेनिंग अमाउंट बचा, वापस अगले 2 साल की आपकी अवधि है, उसके बाद वो कॉर्पस आपका एसआईपीज का और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट का मिला के, यहाँ मैंने रिटर्न 8% कैलकुलेट किया है, सो रफली 10 करोड़ का आपका कॉर्पस बन जाएगा। वहां आपको 70 लाख की जरूरत है। फिर फोर्थ गोल आपका और 5 साल के बाद आएगा, वहां पे आपका वैल्यू रफली अगेन मैंने उसको वापस 10% लिया, बिकॉज आप अब 5 साल का टाइम होराइजन आपके पास। सो वहां आपका कॉर्पस रफली 16 करोड़ के आसपास होता हुआ नजर आएगा, जहां आप 6 करोड़ 40 लाख अपनी रिटायरमेंट के लिए साइड पे कर देंगे, और बचा आपका जो कॉर्पस है वो रफली 9 करोड़ 28 लाख के आसपास ये बचेगा, प्लस आपके एसआईपीज, और ये अगेन मिला के आपका जो लास्ट आपका गोल है, तब आपका वापस पोर्टफोलियो जो है वो 10 करोड़ 30 लाख के आसपास होगा, जहां से आप 2 करोड़ 20 लाख निकालेंगे। अब ये कैलकुलेशन जो चार्ट के हिसाब से मैंने बनाई है, उसमें एक एजम्पशन और लिया है कि आपका जो 6 करोड़ 40 लाख आपने रिटायरमेंट का निकाला, वो एक्सपेंस आप खर्चा नहीं करेंगे, वो आपका प्रोविजन था। तो ये मान के चलता हूं कि वो 6 करोड़ 40 लाख आपने कहीं पे एफडी में या कहीं पे शॉर्ट टर्म में पार्क कर दिया, और प्लस जो आपका अमाउंट बचा, तो कुल मिला के रफली आपका जब 19 साल कंप्लीट होते हैं तो आपका कुछ 15 करोड़ के आसपास कॉर्पस बचेगा। अब आपने जो टारगेट दिया था उससे तो बहुत इजीली आप उसको अचीव कर लेंगे, और ये एजम्पशन के बेसिस पे मैंने आपका ये पोर्टफोलियो बनाया था। फंड्स का मैंने आपको बता दिया, एसबीआई कॉन्ट्रा, एचडीएफसी फोकस 30 एंड आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज आप ऐड कर सकते हैं। रिमेनिंग जो 3 फंड मैंने आपके एग्जिस्टिंग बताया वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो एक इलैबोरेट व्यू आपको दिया है आपके पोर्टफोलियो पर, और इनफैक्ट विकास जी ने पूरी स्टडी करके कितने साल बाद कितने राशि आपको मिलेगी टैक्स डिडक्शंस के बाद, कंजर्वेटिव इंटरेस्ट रेट के बाद, रिटर्न के बाद, वो पूरी कैलकुलेशन आपको अभी बताई कि आप कितना कब कब एक्यूमुलेट करेंगे। रही बात आपके पोर्टफोलियो की, थोड़े से चेंजेस आपको बताए गए हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, पीजीएम इंडिया मिड कैप और मेरे ऐसे इमर्जिंग ब्लू चिप, यहाँ आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू इन्हें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। 3 फंड्स आपको और ऐड करने की सलाह दी गई है, आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज, एसबीआई कॉन्ट्रा और एचडीएफसी फोकस फंड। तो इन चेंजेस को नोट कर लीजिए और इन्वेस्ट करते रहिए। अशोक पंडित करनाल हरियाणा से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अशोक जी नमस्कार, बताइए सवाल। बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो, बताइए अशोक जी, क्या क्वेश्चन है आपका। मैडम मैं लगभग 48,000 के करीब शिफ्ट ऐसा कर रहा हूँ पिछले 3 साल से। हालांकि 2018 से मैंने शुरू किया है, पहले थोड़ा कम अमाउंट था। तो मेरा टारगेट है 1 करोड़ का बाय द एंड ऑफ 2028। तो जो मैंने फंड्स रखे हैं, क्या ये ठीक है या इनमें कोई बदलाव की जरूरत है कुछ? तो आपको आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है अभी? अभी 40 लाख है। 40 लाख के आसपास है, ठीक है। और आपने बताया 2028 मेंशन किया ना आपने, यानी यहाँ से 6, ठीक है, यानी 5 साल बाद आपको 1 करोड़ का टारगेट आप लेके चल रहे हैं, ठीक है। 48,000 की मौजूदा एसआईपी है मंथली, 40 लाख है पोर्टफोलियो की वैल्यू। फंड्स में इनके बता दूं तो पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप में 10,000 रुपए महीना, यूटीआई फ्लेक्सी कैप में 10,000 रुपए महीना, क्वांट एक्टिव फंड में भी 10,000 पर मंथ। साथ ही मेरे एसेट लार्ज कैप, एसबीआई ब्लू चिप और इन्वेस्टको इंडिया ग्रोथ, इन तीनों में 5,000 रुपए महीना है, और एसबीआई मल्टी कैप में 3,000 पर मंथ। बताइए विकास जी, इनका पोर्टफोलियो और इनके गोल पर आपके सजेशंस। अशोक जी, आपका जो 40 लाख का एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है और 48,000 की एसआईपी है, यदि आप 5 साल के उसके टाइम होराइजन में देखते हैं तो रफली 1.25 करोड़ के ऊपर आपका कॉर्पस बन सकता है विद अ कंजर्वेटिव अप्रोच। सो टारगेट तो आपका पूरा हो जाएगा। जो आपके एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उसमें से मैं आपको बोलूंगा कि जो एग्जिस्टिंग आपका पीजीआई फ्लेक्सी कैप है, मेरे एसेट लार्ज कैप फंड एंड एसबीआई ब्लू चिप, ये आप कंटिन्यू करिए। एसबीआई फ्लेक्सी की बदले में आप जो है एसबीआई कॉन्ट्रा ले सकते हैं, और इन्वेस्टको ग्रोथ इंडिया फंड जो है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये फंड्स में आप बने रहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी आपका जो 48,000 का सिप और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है वो आपका टारगेट पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, चलिए, तो अपने आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेशन यही है।
आप 1 करोड़ नहीं अपने टारगेट आसानी से हासिल कर सकेंगे। सिर्फ 2 फंड से निकलने की सलाह है, यूटीआई फ्लेक्सिकैप, क्वांट एक्टिव। बाकी फंड्स में इन्वेस्टेड रहिए और रिव्यू करते रहिए अपने पोर्टफोलियो को, गोल आप आसानी से हासिल कर सकेंगे। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और कॉलर्स से करेंगे बातचीत। विकास जी बने हुए हमारे साथ, जल्द वापस आते हैं।